नमस्कार। बिरजू महाराज एक ऐसे डांसर हैं जिनको इस युग का युग पुरुष कहना अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। वो सिर्फ डांसर ही नहीं है, वो एक संपूर्ण कलाकार हैं। वो गाते हैं, वो बहुत सारे वाद्य बजाते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, पोएट्री लिखते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। तो आज एक मुलाकात, एक बड़ी ख़ास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से जो युग पुरुष हैं नृत्य के, बिरजू महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार अपने आप को कहा था कि मैं गंगा की तरह हूँ और मैं गंगा की शाखाओं की तरह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे परिवार के बच्चे हैं, वो उनमें मैं बट गया हूँ। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? इसको ज़रा समझाइए कि आप क्या कहना है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि कला ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर इतने बहाव हैं, इतने मोड़ हैं, इतने रास्ते हैं। तो उसमें जो हमारे बहुत से स्टूडेंट आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट के अंदर एक धारा अच्छी बने और हर स्टूडेंट के अंदर एक बड़ा ख़ास नज़रिया हो। हमारा जो विचार है, किसी में तेज़ी हो, किसी में भावनाएं हो, किसी में अभिनय हो, किसी के अंदर, तो हर स्रोत को हर स्टूडेंट संभालिए, ये मैं हरदम चाहता हूँ। और उसी तरह से मैं तैयारी भी करवाता हूँ बच्चों को, और जिसके अंदर जो शरीर दिखता है उसको मैं उसके हिसाब से तैयार करता हूँ। ये भी है, क्योंकि हर एक, जैसे कहते हैं, हर पत्थर में मूर्तियाँ नहीं बन सकती, एक अलग अलग बनेगी। तो मेरी अलग अलग मूर्तियों की तरह स्टूडेंट होते हैं, उनको मैं बहुत सोच के कि इसके अंदर ये तरीक़ा अच्छा होगा, तो उसको अपनाता हूँ, मैं ऐसे चल जाता हूँ। बहुत सारे गुरुओं के लिए महाराज जी ये कहा जाता है कि वो बहुत संकीर्ण मन से सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और अपने परिवार वालों को वो बंदिशें सिखाते हैं जो कि बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। आपने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा क्यों? ना, कभी नहीं, और आगे भविष्य में भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो है उनको मैं उतना ही प्यार करता हूँ जैसे अपने घर के बच्चों की तरह। क्योंकि घर के बच्चों में तो प्यार है ही है, जो कहते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट लेने वाला है हमसे, जो कला को लेने वाला है, उसके अंदर ही अगर भावनाएं हैं और अच्छी तरह से हमको व्यक्त कर सकते हैं, तो मैं उसके अंदर बिल्कुल हम ही दिखाई पड़ेंगे, उसके अंदर भी दिखाई पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं कि घर का वाला हो। जी महाराज जी, आपके विषय में एक बहुत बुरी बात है। वो ये है कि लोग कहते हैं कि आपका आतंक है, कथक पे आपका आतंक है। अगर जो भी तरह का कथक हो, अगर वो महाराज जी के अंग की तरह खूबसूरत नहीं है तो वो सेकंड ग्रेड कथक माना जाता है। जी इसके बारे में क्या कहते हैं? असल में इसकी बड़ी खोज, और क्योंकि मैंने अपने पिताजी को, अच्छन महाराज को, शंभू महाराज को, लक्ष्मण महाराज को, तीनों को देखा, और तीनों धाराओं को मैंने ग्रहण भी किया, उनके विचारों को इकट्ठा किया। और मैं मेरी अच्छी तकदीर रही कि चाचाओं को नाचते हुए भी देखा, बाबू को भी नाचते हुए देखा, और मैं स्वयं उस प्रोग्राम में बैठ के कभी कभी तबला भी बजाया, तो पिताजी बड़े खुश हो जाते थे। तो वो धाराएं अलग अलग, जैसे कि लास्य अंग को लक्ष्मण महाराज से मैंने समझा, जोशीला मैंने शंभू महाराज से सीखा। जोशीला क्या जोशीला है, पिताजी से मैंने सोचा इसके बीच में जो एक मध्य आता है कि जोशीला होते हुए सुंदर और खूबसूरत लगे, और तेज़ी भी हो लेकिन भयानक ना हो। तो ये सब चीज़ें हमें बड़े ध्यान में रहीं, और खोजते खोजते अब इतनी उम्र हो गई, तो मतलब अब कुछ ऐसे जाके लगा कि हाँ, अब मैं नाच को देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ गहराई से। पहले नाचता था, बड़ी तारीफ़ें होती थी, बड़ी तालियाँ बजती थी, पर उस वक़्त तक मेरे अंदर ये जानकारी नहीं थी कि नाच वाकई में कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा हो सकता है। तो वो तीन धाराएँ मेरे अंदर, बड़ी कृपा है हमारे गुरुओं की, मेरी अम्मा की, ख़ास करके अम्मा ने मुझे बहुत संभाला पिताजी के जाने के बाद, 9.5 साल के बाद से। उसके बाद उनकी छत्र छाया में मैं रियाज़ करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, और उनका बेटा बस भूलना नहीं चाहिए, कुछ खाने को मिले, कुछ ना पे, खराब पहनो, छोटा पहनो, कैसा पहनो, रोटी मिले, जो भी मिल जाए, प्याज रोटी मिल जाए, पर तुम अपना रियाज़ ना भूलना, जो पिता ने तुम्हें तालीम दी है। तो वो आज तक ईश्वर की कृपा से बना हुआ है, और आज भी मैं वही विश्वास रखता हूँ अपने ऊपर कि वो तालीम में खोने नहीं देता हूँ। आपने एक बार मुझे बताया था बहुत कुछ वर्षों पहले कि आप जब प्रैक्टिस करते थे, खुद सिखाते भी थे और खुद भी एक तरह से सीख ही रहे थे, प्रैक्टिस करते थे, तो एक बंद कमरे में
छिप करके डांस करते थे जब तक पसीने न आ जाए। जी हाँ, उस जी, वाक़ये को बताइए ज़रा। ये संगीत भारती का किस्सा है। और उस वक़्त वो टिबोली माना कनॉट प्लेस, मैं सुबह 4:30 बजे ठीक चला जाता था और मद्रास होटल में एक वो जो काम करते हैं काम, तो वो तबला सीखते थे। तो मुझे देख के बड़े खुश हों, कहले पहली कॉफ़ी आप पियो। तो मैं कॉफ़ी पी के सीधे संगीत भारती के रूम में, जहाँ स्टोर रूम है, जहाँ पर और लोग और तो कमरे साफ़ करने पड़ेंगे, तो मैं स्टोर रूम सबसे अच्छा चुनता था कि इसमें सबसे एंड में साफ़ होगा। तो उसके अंदर बत्तियाँ बुझा देता था, न देखना चाहता था पर्दा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, बस एक लगन थी मेरी घुंघरू, आवाज़ और मैं कितनी देर तक एक दूजे में खोए रखते हैं, करीब 3.5-4 घंटे। और चलने के बाद पसीना आता था, तो पसीने में स्लिप करने लगूँ, तब मैं कहूँ ज़्यादा देर हो गई, फिर मैं स्विच ऑन करूँ तो देखो पसीना पसीना चारों तरफ। तो वो एक 3 साल कंटिन्यूस वो रियाज मेरा रहा है, बड़ी कृपा रही भगवान की। अम्मा कहें मर जाओगे, खांसी आ रही, बुखार हो रहा, मैंने कहा अम्मा मैं रियाज नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो मैं सुबह पहुंच जाता था बस, और जाके फिर भाई मद्रास बड़ी नज़दीक था मेरे, तो वहाँ से जाके। महाराज जी, आप बहुत सारे साज़ बजाते हैं, इतने सारे साज़ों का इसका आपने कुछ अध्ययन कैसे किया? पूरे स्टोर रूम में गिटार, सितार, तबला, पखावज सबको देखूँ और कहूँ कि अरे मेरे से बजेगा क्या, और मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, बैठ के फिर गिटार को मैंने छू के देखा तो उसमें म्यूज़िक आया, तो मैं उस पर सारे फिल्मी गाने बजाने लगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार मुझे मेरे हाथ से बज रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। फिर कभी रियाज के बाद तबला दिखाई पड़ा तो लेके, क्योंकि डांस के बाद अपने को यानी क्या कहना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ हर जगह जहाँ प्रोग्राम करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे लहरों के सामने समंदर हो या तालाब को, मुझे पानी ज़रूर दिखाओ कि उससे मुझे बड़ी शांति मिलती है नाचने के बाद। उसी तरह तबला हो या सितार या गिटार, उस म्यूज़िक से मैं अपने आप को शांत करता था। अभी रियाज हो गया, अब तुम आराम से बैठो और कुछ बजाओ। तो मैं उसी तरह से मैं सब सारे साज बजने लगे, पता नहीं कैसे मेरी उंगलियों से बज जाते हैं। इरादा असल में नाच जो है, अगर उसको आपने साध लिया है, उसकी रोशनी में आप 4 चीज़ें और दिखाई पड़ती हैं। उसको मैं कहता हूँ चिराग अगर आपने जला लिया तो हर खिड़की हर दरवाज़ा आपको दिख रहा है। तो वो चिराग जलाना लेकिन बड़ी मजबूती से आना चाहिए, तब दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से पूरी ज़िंदगी बीत गई इसी तरह। और आज भी मैं शौकिया, बहुत गाता भी हूँ, बजाता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ, ईश्वर की कृपा, लिखता भी हूँ। आपने बहुत सारी पोएट्री लिखी है, ये बंदिशों को आपने क्या डांस में भी तब्दील किया है? बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे बाबा थे महाराज बिंदादीन जी, उन्होंने 5000 ठुमरी दादरा की रचना की, भाजन, भजन, भैरवी और सब रागों को ठुमरियों में बांधा। तो शब्दों का ऐसा इकट्ठा हमारे प्रभाव रहा कि मुझे शब्द ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे मैं सोचना शुरू करता हूँ, शब्द अपने आप सामने आ जाते हैं, तो वो अपने आप जुड़ते हुए एक कविता बन जाती है या ठुमरी बन जाती है। तो आज तक उसी तरह चल रहा है और कई चीज़ें लिखी हैं ईश्वर की कृपा से बहुत। आपने उन पर परफॉर्मेंस भी किया, डांस किया अपनी कविताओं पे? हाँ, वर्कशॉप में बच्चों को सिखाया भी मैंने, और आगे भी मैं सिखाता रहूँगा, क्योंकि भजन भी लिखा मैंने और ठुमरी तो लिखी। फिर कवि थे कुछ मुक्त छंद है जिसमें मतलब वैसे रिदम नहीं बंधा हुआ है, लेकिन अच्छे शब्द हैं। थोड़े दिन में एक किताब भी कलकत्ते से छप जाएगी और सबको पढ़ने का मौका मिलेगा और सबको बड़ा आनंद आएगा उस पाकर। नेचुरली आपने लिखा तो आनंद आएगा ही। एक बहुत लोगों का ये कहना है कि जो फ़र्क घराने हैं डांस के, उसमें जो ब्यूटी है वो उतनी नहीं है जो लखनऊ घराने की। जी। तो उसके विषय में मैं नहीं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये देखिए अपने रुचि पे है। रुचि ये होती है कि हमको तेज़ गति ज़्यादा अच्छा लगता है, तो किसी बच्चों के अंदर होती तेज़ गति, पर वो सुंदरता को भूल जाते हैं, तेज़ गति को पकड़ने लगते हैं। तो उस वक़्त क्या होता है कि जो भावनाएं हैं और सौंदर्य है वो थोड़ा घट जाता है, बाजू में रहता है, लेकिन गतियों की तरफ ज़्यादा जोर हो जाता है। फिर उसके लिए वैसे तो देखिए तमाशा भी हो सकता है, सर्कस भी होता है, ताली तो बजा लो भाई,
10-20 तो चक्कर मार दो और ज़ोर से पैर पटक दो तो लोग तो घबरा के ताली बजाते हैं ना, बजाते ही पर मेरा कहने का जिस कला में किसी के मुंह से ऐसे निकले वाह क्या बात है, आहा, वो आहा जो है ना वो तालियों से ज़्यादा बेहतर है। और तालियों से फड़फड़ में बल्कि डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या ताली बजा रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे हर कंपोजिशन के बाद, जैसे गाने वाले आपको क्लासिकल म्यूज़िक ले लो, अगर बीच में ताली बजेगी तो शायद वो नाराज़ हो जाएंगे कि ये तुमने क्यों बजाया, कि हम अभी जिस भाव में खोए हुए हैं मुझे अभी डिस्टर्ब ना करो, थोड़ी देर मुझे बहने दो जहाँ मुझे बहना है, तुम रोक देते हो मुझे जहाँ मेरा सोच जाता है, तुम रोक दो, ना रोको, मुझे जाने दो, बस जाने दो। तो इस तरीके से मेरा विचार रहा है। और सौंदर्य को बहुत मानता हूँ कि एक एक कलाई, एक एक उंगलियाँ, हर उंगलियों की अपनी भाषा हो, हर कलाई के अंदर एक मोड़ हो, उस कोहनी में, कंधे में, कटी में, वक्ष में, गर्दन में, हर चीज़ में, हर अंग का एक एक हिस्सा अपनी जगह काम करे, तब तुम आ जाएगा। खाली दर करने से नहीं अच्छा लगेगा। तो ये अब डिपेंड करता है। तो वो हवा ईश्वर के पास चारों तरफ फैली और सबने उसको मंजूर भी किया। अपना इसको नहीं कहिएगा कि मुझसे सीखें, पर एक हवा चलती है तो उस हवा में कोई बच नहीं सकता। उस हवा में तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हवा तो एक नेचुरल चीज़ है ना, आप लगी तो आपको लगेगी। तो इस तरह जैसे कि राग में भी हम देखें कि राग भूपाली हिंदुस्तान में सुना, फिर मैं बर्मा गया, सेम भाई, थाईलैंड गया, वो भी वहाँ, बट साज फर्क हो जाते, लेकिन ट 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 अब उनको वॉस पर कहाँ से उड़ के चला गया। फिर मैं ताशकंद गया, तो ताशकंद में उतरा तो स्वागत करने के लिए 4 लड़कियाँ बोटी रोटी लेके, उनको ये होता है कि रोटी थोड़ा तोड़ के खाओ तो दोस्ती। अब वो बाकायदा भवें चला रही, दोनों गर्दन चला रही। मैंने कहा अरे तुम्हारे पास यार ये कहाँ से उड़ के इधर कथा कहाँ से चला आया, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। पर कहने के बाद तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उड़ती हैं और जाती हैं। विचार, साउंड, ये कहाँ से जाता है, किसके पास चला जाता है, इसको आप रोक नहीं सकते हो। चाहे वो पंजाब हो, चाहे सिंध हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वो हवा उड़ती है, उसकी शक्ल बदल जाती है, लेकिन थोड़ी शक्ल तो बदल जाएगी क्योंकि उड़ते उड़ते जाती है ना, तो कुछ तो हिलेगी अलग अलग ढंग से, पर जाती है पक्का। तो इस तरह है। जब आप ये उड़ने की बात करते हैं, आपके जो बहुत शिष्य हैं, जब वो नॉन इंडियन शिष्य भी बहुत सारे हैं आपके, तो जब आप सिखाते हैं उनको तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करते होंगे उस हाँ आपके सिखाने में, और वो रिदम को जो पकड़ते होंगे। तो न, रिदम तो एक ऐसी चीज़ है कि ये कुदरत की देन है। देखिए बच्चा भी आज, छोटा बच्चा जो भी आजकल टीवी वगैरह देखने की वजह से, सुनने की वजह से, वो बेचारा कान में तो उसके पड़ता ही है, चाहे वो 16 मात्रा में हो, 2 बीट है, उसमें भी हिलता तो है ही है। तो रिदम सेंस तो शुरू हो जाता है अपने आप, पर उसको डेवलप करके कि बेटा ये ताल यूँ है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसकी इस सर्कल के अंदर तुम्हें रहना है, वो हम लोग समझाने लगते हैं, तब उसको आनंद आने लगता है। लेकिन रिदम ऑटोमेटिक अपने बच्चों में है, आता है। आज अब तो ज़्यादा आने लगा, क्योंकि पहले साधन नहीं थे, अब तो थोड़ी थोड़ी देर में रिदम तो दिखाई पड़ने लगता है। चाहे वो अब देखिए सारे ऐड आते हो गाना बजाना करके, वो मंजन हो कुछ भी हो, लेकिन गाना धूम करे तक धा करे तक तेरे करे तक, ये खूब चल रहा है। मतलब मैं सुन रहा हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है कि मतलब देखो सब गाने में हो रहा है, बजाने में, पढ़ाने में हो रहा है, तो क्या ज़माना आ गया। मैंने कहा देख क्या चेंज होता है दुनिया में सब कुछ। चेंज की आपने बात की, तो एक जो 2 चीज़ें मैं पूछूंगी इस विषय में। एक, जैसे जसराज जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम लोगों ने अपने संगीत को पकड़ के रखा और उसको फैलने नहीं दिया, क्योंकि जैसे राइट्स परमिशन वगैरह नहीं दी बहुत सारे गानों को कहीं भी बजने की, तो वो हम लोगों ने अपने लिए एक डिससर्विस करी। शायद अगर हम लोग थोड़ा सा उन्मुक्त छोड़ते, तो डांस के विषय में भी आपको ऐसा लगता है कि फैलाव जितना डांस का होना चाहिए था वो हुआ है? मेरे ख्याल से ऐसा है कि जैसे समय बदला है, तो अभी देखिए हमारे कला आश्रम में हमारे यहाँ 600 बच्चे हैं और सबके पेरेंट्स भेजते हैं, जबकि दुनिया एकदम बदल गई है। सबको नाइट क्लब वहाँ जाना चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है कि सब बच्चे आते हैं मेरे पास। शाश्वती जी सिखा रही हैं, मेरे
दीपक भैया सिखा रहे हैं, ममता सिखा रही मेरी बेटी, मैं सिखा रहा हूँ। तो इस बात की खुशी हो रही है कि इतने स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं और ताते थी तक का जाप कर रहे हैं। तो ताते थी तक वो बेसिकली मतलब मैं सोचता हूँ पूरी तरीके से ध्यान, ताल साधना, स्वर साधना, इसको कहा साधना। इसको ये नहीं कहा कि तुम बेटा हिल लो ऐसे ही चलेगा, साधना होगा, घंटों साधना होगा। तो वो क्या हो गया, योग हो गया। तो अगर आपने ताल साध लिया, राग स्वर साध लिया, तो इसका मतलब एक सा आपने छेड़ा और लगा कि सा सामने खड़ा है, रे यहाँ सामने है, गंधार यूँ है, ता थे ये है, तो फिर लगता है कि ये पूरे रूप में विस्तार में बढ़ गया। और मैं कभी भी कहता नहीं हूँ कि मैं अकेला नाच रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं उन कृष्ण के गोपी गोलों में से मैं भी हूँ। जो मिल के नाचते थे उसमें से मैं ज़रा अलग से आ गया हूँ, पर हूँ मैं उनके साथ। तो जब भी मैं एक थई करता हूँ तो मुझे तो ऐसे एक थई में कृष्ण ने दिखते हैं, एक धा करता हूँ तो कृष्ण दिखते हैं, एक ता करता हूँ तो कृष्ण बैठे हुए दिखते हैं। तो मुझे तो ता धा के बगैर, कृष्ण के बगैर है नहीं। तो पूरा रूप कृष्ण का ही है। और तो इसके बाद तो डुएट हो गया मैं और कृष्णा तो वो सोच के हम लोग सब करते हैं और आज भी वही भावना लेके चलता जा रहा हूँ। और आगे भी देखिए भविष्य में ऐसी भावना रहे और सब अच्छे अच्छे शागिर्द बने, इसकी उम्मीद करता हूँ। एक चीज़ जो कहते हैं, जो मैं कहती हूँ उनको इलिटरेट लोग हैं वो कहते हैं कि क्या है, वही तो करते हैं हर साल महाराज जी। तो मतलब ये बड़ा मज़ेदार बात है। किसी भी उस्ताद को या पंडित को ये नहीं कहा गया कि मालकोस इस तुमने पिछले साल गाया था, अभी क्यों नहीं गा रहे हो, फिर से गा रहे हो, वही भैरवी गा रहे हो, अरे ये पुरानी नहीं हो गई। अरे पुरानी कहाँ से हो गई, जितनी वो चमक पैदा होगी, जितनी जैसे बर्तन कहते चमक पैदा करोगे उतनी चमक आएगी। राग, रियाज, टुकड़ा, चाहे जितनी आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी चमक आती जाएगी एक चीज़ पे। और एक टाइम ऐसा होता है कि हमने खोला और खोलते एकदम इमेजिनेशन ऐसा आता है जैसे लाइट जल गई तार से, एक देर नहीं लगती। तो कहने को तो कि रागों को लिए तो कहते नहीं हो, नाच के लिए क्यों कह रहे भाई कृतक तुम तो नाचती था, मेरे बाबा नाचते थे, मैं भी नाच रहा हूँ। पर कृतक तुम उनकी बॉडी जो मिली है अलग अलग, सबको काया मिली है, वो तो अलग अलग मिली है, पर वो कृतक तुम उस बॉडी में कैसे दौड़ा है उसका संचार तो अलग अलग हो गया ना। और मैंने क्या कहा उस रोज़ उस दिन क्या कहा, वो भी तो बात फर्क होती है ना। क्योंकि आप अच्छा एक महाराज जी थोड़ी जस्ट वन लिटिल थिंग, जब कहते हैं कि अब घूंघट तो कोई करता नहीं या पनघट तो कहीं होता नहीं, तो ये गत जब आप सिखाते हैं तो वो समझाने में और उसको रिलेट करने में आजकल के स्टूडेंट्स को थोड़ी सी वो होती होगी ना, शर्म लज्जा। नहीं, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि देखो या तो बहुत ही अच्छे भाव में खो जाओ, और एक सिर्फ घूंघट पकड़ के और खींचने में जो आपकी गर्दन का काम है कि गर्दन कहाँ से, निगाह कहाँ से मुड़ती है, यहाँ से जाके यहाँ से पकड़ के और यहाँ से जो चेहरा झांकना चाहता है और उस घूंघट से कहता है तू हट, हम देखना चाह रहे हैं वो कौन है। उस चेहरे के अंदर से वो घूंघट वाली दिखाई पड़ने लगती है। तो उसके मतलब हम मटकने नहीं लगते, हमने भावना किया। अब अगर हम ऐसे ऐसे करने लगे कि लड़की का भाव है तो बिल्कुल ही गलत है सिर्फ वो भावना जो आती है ना एक सेकंड के लिए, वो भावना आती है एक सेकंड। तो हमारे शंभू महाराज, अच्छा महाराज सब लोग कहते थे अबे नचनिया न बनो, तुम कलाकार हो। नचनिया शब्द ना बनो कि आप सड़क पे भी मटकते हुए चले जा रहे हैं, हाय हाय, ये तो बड़ा गलत है। तो मर्द हो, एक्टिंग कर रहे हो एक स्त्री की, सीता की कर रहे हो या राधा की कर रहे हो, लेकिन वो राधा तुम्हारी भावना में से दिखाई पड़ा आँखों से। तुम स्वयं, तुम्हारी बॉडी तो तुम्हारी बॉडी है भाई, तो राधा तो आँखों में बस गई है, तो आँखों से दिखाई पड़ेगा। काहे को तुम अटकोगे, तुम्हें तो नहीं भटकना है तो ये बात है ना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसे चुपके से कृष्णा पीछे से आए, आग मुझे एक बहुत छोटी सी बात है। क्या बात है। वो कंकड़ी लेके जा रही, वो सखी जा रही है
कृष्ण उठा। तो ये मतलब इसी बॉडी में लेफ्ट और राइट दोनों हैं। तो इधर हमारे लेफ्ट में दिल बसता है, राइट इधर। पर हमें इतना हमने हरदम कहा है कि लेफ्ट सबसे पहले भागता है। अब मिलिट्री में देखिए लेफ्ट राइट है, राइट लेफ्ट नहीं है, क्योंकि माँ इधर है, बाईं तरफ, और माँ सबसे तुम्हें बचाती है। मारते तुम हो लेकिन बचाती तो माँ है। तो ये लाश और तांडव का दोनों का मिक्स है। ये धनुष यो खींचता है, उसके ऊपर धनुष लेके चल रोका इसने, चलाते आए इंसान। तो ये कहना मतलब ये कॉम्बिनेशन तो शुरू से है। शिव और तांडव का क्लॉशुत वो रहेगा ही रहेगा, उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो बस यही कहना चाहता हूँ तीन भाव। तो ये थे दोस्तों बिरजू महाराज जी, जो नृत्य युग के युग पुरुष हैं। आशा है आपको भी उनसे मिलकर उतना ही आनंद प्राप्त हुआ होगा जितना कि मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद।